नमस्कार मित्रों, सोल्जर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने मैथ का क्लास आपके सामने दिया है। आप मैथ का क्लास देखते रहिए। साथ साथ ही हमने सोचा है कि आने वाले जो भी लेखपाल भर्ती परीक्षा है, यूपीपी है, यूपीएसआई है, टेट सीटेट है, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हिंदी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं आज आपको एक हिंदी का क्लास भी प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। आपको हम हिंदी का क्लास भी देंगे। तो हिंदी के यह हिंदी का क्लास सभी प्रकार के एग्जामों के ध्यान में रखकर बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिन कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करते हैं, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस आप में समाहित होंगे। तो आप ध्यान दीजिए। आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे सबसे पहले कि हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। अब देखिए, हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय पढ़ने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा क्या होती है। देखिए, भाषा का जिक्र यदि हम लोग करते हैं तो बहुत ही आईएमपी पॉइंट है। आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भाषा क्या होता है। तो देखिए, भाषा को समझने से पहले हमें इसकी उत्पत्ति के बारे में समझने की आवश्यकता है। तो आप ध्यान दो कि भाषा जो है भास धातु से बना है। किससे बना है? भास धातु से बना है। धातु से बना है। संस्कृत के भास धातु से भाषा की उत्पत्ति होती है। अब इस भास धातु का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दो, इस भास धातु का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो भास धातु का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ आपका होता है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। अब एक चीज आप ध्यान रखो कि भास धातु का अर्थ है विचार प्रकट करना। अब विचार क्या होता है? तो देखो, आप एक बात ध्यान रखो कि जो भाव आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं वही आपके विचार हैं। तो ध्यान दो, जो अगर हमारे अंदर कोई भी भाव उत्पन्न हो रहा है तो वह हमारा एक विचार है। कब तक विचार रहेगा? जब तक कि हम लोग किसी न किसी रूप में उसको प्रकट दूसरे के सामने न कर दें। तो ध्यान रखो, विचारों के अध्वन्यात्मक इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। जो हमारे अंदर भाव होता है उस भाव का जो अध्वन्यात्मक इकाई होता है वही हमारा क्या होता है? एक विचार होता है। तो ध्यान रखना हमें कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आप बताइए किस धातु से हुई है? तो आप बताएंगे भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भास धातु से हुई है। अब भास धातु का शाब्दिक अर्थ क्या है? विचारों को प्रकट करना, विचार प्रकट करना। तो अब ध्यान दो, अब हमारी भाषा की जो परिभाषा बनेगी ये क्या होगी? तो भाषा की जो परिभाषा होगी, भाषा की परिभाषा, तो ध्यान दो भाषा की परिभाषा क्या बनेगी? तो ध्यान दो कि जिसकी भाषा एक हमारे लिए साधन हो जाएगा। कैसा साधन हो जाएगा? कि इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? अपने विचारों को दूसरे के सामने क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। तो ध्यान रखिए कि भाषा की परिभाषा आप लिखोगे कि भाषा वह माध्यम है, वह माध्यम जिसकी सहायता से विचारों को प्रकट किया जाए। वह माध्यम जिसकी सहायता से विचारों को प्रकट किया जाए वही हमारा क्या कहलाता है? तो भाषा कहलाता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, भाषा की परिभाषा आपको मैंने बताया है कि वह माध्यम जिसकी सहायता से विचारों को प्रकट किया जाए। आप ऐसे बता सकते हो, वह साधन जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को या भावों को प्रकट करते हैं वही माध्यम या साधन हमारा क्या कहलाता है? भाषा। तो हमें पढ़ना है क्या? हिंदी भाषा। तो हिंदी है क्या? तो हिंदी भी एक प्रकार की भाषा है। देखिए,
हिंदी भी एक प्रकार की भाषा है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं। अब यहाँ कुछ बातें हमें ये ध्यान रखनी है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं इस भाषा के कितने रूप होते हैं। तो देखो, भाषा के रूप के बारे में बात की जाए तो भाषा के रूप, देखो भाषा के रूप जो हैं वो 3 होते हैं। बहुत सारी किताबों में आपको मिलता है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखो कि भाषा के 3 रूप होते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखो, केवल हम रट लें कि भाषा के 3 रूप हैं, भाषा के 2 रूप हैं, तो एग्जाम में आपके पेपरों में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तो ये बता दोगे कि भाषा के 2 रूप हैं। लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाए कि भाषा के निम्नलिखित रूप हैं और कौन कौन से हैं, उनके नामों को ध्यान में रखना पड़ता है आपको। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाषा के 3 रूप होते हैं और वो भाषा के 3 रूप कौन कौन होते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर जरूरत है तो। हम इसके आगे भाषा के रूप का जिक्र कर रहे हैं आपसे। देखिए, अब हम भाषा के रूप की बात करते हैं तो भाषा के रूप मैंने बताया कि 3 होते हैं। मैंने क्या बताया कि भाषा का रूप, के रूप चाहे का रूप क्या है, 3 है। कौन कौन सा है? तो एक आपका होता है मौखिक भाषा। कौन सा होता है? मौखिक भाषा। दूसरा आपका होता है लिखित भाषा, लिखित भाषा। और तीसरा आपका होता है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। अब ध्यान दो, हम पढ़ रहे हैं कि भाषा के रूप, भाषा का रूप 3 है। एक क्या है? मौखिक रूप, दूसरा क्या है? लिखित रूप, और तीसरा क्या है? सांकेतिक रूप। अब आप ध्यान दो, आपसे प्रश्न 2 तरह से पूछा जा सकता है। कैसे? निम्नलिखित में भाषा का रूप है, और आपसे ऑप्शन में दिया रहेगा सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और उपर्युक्त सभी। उस दशा में आप किसको सही करोगे? उपर्युक्त सभी को। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि भाषा के भाषा मुख्य रूप से कितने रूप में पाई जाती है, तो भाषा मुख्य रूप से 3 रूपों में पाई जाती है। आप ध्यान रखो कौन कौन से रूप होंगे। एक आपका मौखिक रूप होगा, तो एक आपका लिखित रूप होगा, एक आपका सांकेतिक रूप होगा। अब एक आपका मौखिक रूप या मौखिक भाषा क्या है? तो ध्यान दो, मौखिक भाषा में कोई व्यक्ति, देखो यहां से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। मौखिक भाषा का आपसे डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, मौखिक भाषा का आपसे अनुप्रयोग पूछा जाएगा। जैसे मान लो आपसे प्रश्न बन गया कि एक एग्जामिनर किसी का इंटरव्यू ले रहा है, तो उस दौरान उनके बीच जो वार्तालाप हो रहा है वह किस रूप में हो रहा है? लिखित रूप में हो रहा है कि मौखिक रूप में हो रहा है कि सांकेतिक रूप में हो रहा है? जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है उस दौरान आपका जो वार्तालाप होता है वह आपके मौखिक रूप में होता है। आप ध्यान दीजिए, तो आपका आंसर क्या होगा? मौखिक रूप होगा। उसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी जब आउट होता है तो एम्पायर अपनी अंगुली दिखाता है, वहां पर किस रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी अखबार को पढ़ रहा है, पढ़ के अपने विचारों को प्रकट कर रहा है, तो ध्यान दो, पढ़ के अपने विचारों को प्रकट कर रहा है या लिखकर, तो पढ़कर व्यक्त करेगा। जैसे मान लीजिए अखबार क्या है? लिखा हुआ है, तो वहां लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। जब वो बोल के उसी लिखी हुई भाषा को बोलकर प्रकट कर रहा है तो किस रूप में प्रकट कर रहा है? तो मौखिक रूप में प्रयोग कर रहा है। तो आप ध्यान दो कि मौखिक भाषा में क्या होता है? तो आप बोलोगे, आप क्या करोगे?
बोलोगे और आपकी विचारों को कोई सुनकर समझेगा। लिखित भाषा में क्या होगा, आप लिखोगे और आपकी लिखी हुई बातों को कोई पढ़कर क्या करेगा, समझेगा। सांकेतिक भाषा में आप किसकी सहायता से बात करोगे, तो संकेतों की सहायता से क्या करोगे, बात करोगे। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आप जब बोलोगे तो सामने वाला उसको सुनकर समझेगा। समझ में आ रहा है ना। और लिखित भाषा में क्या होगा, कोई लिखी हुई चीज होगी, उस लिखी हुई चीज को सामने वाला पढ़कर क्या करेगा, अभिव्यक्त करेगा या समझेगा। और सांकेतिक भाषा का मतलब क्या हो गया, कोई व्यक्ति क्या करेगा, संकेतों के माध्यम से क्या करेगा, अपने विचारों को प्रकट करेगा। अब यहाँ से प्रश्न, आपसे प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे सरल भाषा कौन सी है, भाषा का कौन सा रूप है जो सबसे सरल है। तो सबसे सरल भाषा का रूप जो है वह आपका सांकेतिक भाषा। ये क्या है, सबसे सरल भाषा है। और प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए सबसे कठिन भाषा कौन सी होगी, तो सबसे कठिन भाषा आपकी क्या होगी, सांकेतिक भाषा। ये सबसे कठिन भाषा है। और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जब आपने सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा को बता दिया और सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा को बता दिया, तो लिखित भाषा का रूप क्या होगा। तो देखो, लिखित भाषा का रूप सरल भी होता है और कठिन भी होता है। लिखित भाषा जो होती है सरल भी होती है और कठिन भी होती है। अगर हमें उस लैंग्वेज, उस भाषा, वह भाषा समझ में आती है तो वह हमारे लिए सरल है। यदि वह लिखी हुई भाषा हमें समझ में नहीं आती है तो वह हमारे लिए क्या है, कठिन है। तो ध्यान रखिए, यहाँ से आपके बहुत आईएमपी प्रश्न बन सकते हैं कि व्यक्ति, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे एक अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पढ़ाता है तो वह किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो वह लिखित भाषा और मौखिक भाषा दोनों का प्रयोग किया जाता है, कर रहा है। अब ध्यान रखो, यहाँ आपसे प्रश्न एक प्रकार का पूछा जाएगा कि जो पशु पक्षी होते हैं, पशु पक्षी, इनकी भाषा किस प्रकार की होती है। तो पशु और पक्षियों की भाषा जो होती है वह सांकेतिक भाषा के रूप में जानी जाती है। अब ध्यान रखो, यही आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि आप सड़क पर चल रहे हो और पीछे से गाड़ियों का हॉर्न आपको सुनाई दे रहा है, तो वहां पर गाड़ियों का हॉर्न किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो ध्यान रखो, जिस भाषा का कोई शाब्दिक रूप न हो, कोई सार्थक अर्थ न हो, वह सभी भाषा आपकी किस भाषा में जाती है, सांकेतिक भाषा में जाती है। गाड़ियों के हॉर्न से एक संकेत हमें मिलता है कि हम क्या करें, साइड हो जाएं, गाड़ी आ रही है, हमें साइड हो जाना है, अपने तरफ से हट जाना है, गाड़ी के सामने से हट जाना है, उसका एक संकेत बना हुआ है। इसलिए गाड़ियों का हॉर्न भी आपका क्या है, एक सांकेतिक भाषा है। मतलब आप यहां लिख सकते हो, गाड़ियों का हॉर्न, गाड़ियों का हॉर्न भी क्या है, एक सांकेतिक भाषा है। तो देखो, सांकेतिक भाषा से आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि चौराहे पर जो सांकेतिक लाइट लगी होती हैं, जो लाइट लगी होती है, जैसे रेड जलने के बाद आपको स्टॉप हो जाना पड़ता है, ग्रीन जलने के बाद आपको क्या है, चलना है। ये किस प्रकार के भाषा के रूप में इन संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी संकेतों का प्रयोग हम लोग सांकेतिक भाषा के रूप में करते हैं। अब ध्यान दो, लिखित भाषा में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्र किस भाषा का रूप है, तो समाचार पत्र जो होता है लिखित भाषा का होता है, क्योंकि समाचार पत्र में लिखी हुई चीजों को हमें क्या करना है, पढ़कर उसको समझना है। मतलब क्या है कि लिखित भाषा का प्रयोग समाचार पत्रों में किया जाता है, समाचार पत्रों में। वहीं आप जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हो, जैसे किताब को पढ़ते हो
किसी सिलेबस को पढ़ते हो, किसी एग्जाम की तैयारी के लिए जो किताब खरीद कर लाते हो, उस किताब में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो जो हम लोग एग्जाम की तैयारी के लिए किताबों को खरीद कर लाते हैं, उस किताब में हमारी लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहले नंबर पर समाचार पत्र हो गया, दूसरा क्या हो गया कि पाठ्य पुस्तक ये किस भाषा में लिखा जाता है। तो पाठ्य पुस्तक भी, चाहे पाठ्य पुस्तक की भाषा भी हमारी क्या होती है, लिखित भाषा ही होती है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं तो वहां पर भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है। तो जब दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं तो वहां पर भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति मोबाइल से जब बात करता है तो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है वहां पर। तो जब आप मोबाइल से बात करते हैं किसी से, तो वहां पर आप मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ध्यान रखो आप मोबाइल से क्या करते हो, बात करते हो, बोलते हो, सामने वाला जो मोबाइल पर आपसे कनेक्ट होता है वो क्या करता है, आपकी बातों को सुनता है, वह बोलता है, उसकी बातों को दोबारा आप सुनते हो। वहां किसी प्रकार की लिखित भाषा का प्रयोग आप नहीं करते हो जब बात करते हो तब। दूसरी चीज, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब आप साक्षात्कार देते हो तो वहां पर साक्षात्कार लेते समय एग्जामिनर और आपके बीच जो वार्तालाप होता है वो किस भाषा के रूप में होता है। तो आप बताओगे मौखिक भाषा के रूप में। तो आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया, आपको ये बताया कि भाषा क्या है। तो आप देख लो पीछे कि मैंने भाषा के बारे में आपको बताया कि भाषा जो है संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है। अब भाष का अर्थ क्या होता है, तो भाष का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। इसका मतलब क्या है, अगर हम भाष धातु के अर्थ को भाषा से जोड़ते हैं तो भाषा की एक परिभाषा बनती है कि जिसकी सहायता से, चाहे वह साधन या वह माध्यम जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं, वही हमारी क्या है, भाषा है। जैसे में हिंदी है तो जो भी हिंदी भाषी लोग हैं वह हिंदी के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वह हिंदी भाषा बन जाती है। यदि कोई अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को प्रकट करता है, अंग्रेजी में विचारों को प्रकट कर रहा है तो वहां पर अंग्रेजी भाषा बनेगी। यदि कोई उर्दू में प्रयोग कर रहा है, उर्दू में अपने विचारों को प्रकट कर रहा है तो वहां पर उर्दू भाषा बनेगी। मतलब आप किस भाषा में, किस रूप में अपने विचारों को प्रकट कर रहे हो, जिस रूप में अपने विचारों को प्रकट करोगे उस रूप में आपकी भाषा बनेगी। तो हमें मुख्य रूप से हिंदी भाषा को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी भाषा का ही जिक्र किया गया है। जो भी आप लेखपाल का एग्जाम दोगे, यूपीपी का एग्जाम दोगे, टेट सीटेट का एग्जाम दोगे, अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें आपके एग्जाम में हिंदी भाषा को रखा गया है, वहां पर हिंदी से जो भी प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने हर क्लास में प्रतिदिन रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, इस टॉपिक में क्या क्या मैंने पढ़ाया आप एक बार पुनः देख लें। भाषा को मैंने पढ़ाया, फिर आपको बताया भाषा किस धातु से बना है, फिर मैंने आपको बताया भाषा की परिभाषा क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि भाषा का रूप कितना होता है। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं, तो मैंने बताया एक मौखिक भाषा का रूप होता है, एक लिखित भाषा का रूप होता है, एक सांकेतिक भाषा का रूप होता है। अब आपसे प्रश्न क्या बन सकता है कि सबसे सरल भाषा का रूप कौन सा है, तो आप बताओगे मौखिक भाषा का रूप। सबसे कठिन भाषा का रूप कौन सा है, तो सांकेतिक भाषा का रूप है। तो ध्यान रखो, सबसे सरल और सबसे कठिन भाषा का रूप हमने जान लिया। तो लिखित भाषा को किस रूप में डालेंगे, तो ध्यान रखो लिखित भाषा यदि हमें समझ में आती है तो सरल हो जाएगी, यदि हमें समझ में नहीं आती है तो कठिन हो जाएगी। इसलिए लिखित भाषा सरल भी होती है और कठिन भी होती है। दूसरी चीज, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है
कि पशु पक्षी गाड़ियों का हॉर्न किस भाषा का रूप है, तो आप बताना सांकेतिक भाषा का रूप है। चौराहों पर लगे हुए जो बोर्ड होते हैं संकेत के रूप में हमें प्रयोग करना पड़ता है कि इधर जाना है चाहे उधर जाना है, धीरे चलना है, वो कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा का ही रूप होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्रिकेट का खिलाड़ी आउट होने के बाद एम्पायर अपनी उंगली उठाता है तो वहाँ किस भाषा का प्रयोग करता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। अब आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि लिखित भाषा में भाषा के उदाहरण बताइए। तो लिखित भाषा के उदाहरण में आप ध्यान रखो कि जो भी पत्र पत्रिकाएं लिखी जाती हैं, समाचार पत्र होता है, पाठ्य पुस्तकें होती हैं, उनमें किस भाषा के रूप का प्रयोग किया जाता है, तो उनमें हम लोग लिखित भाषा के रूप का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए, आज मैं आपके सामने हिंदी से संबंधित एक छोटा सा लेक्चर रखा, जो हिंदी भाषा का परिचय मैंने बताया। अब अगले दिन इसके आगे का क्लास आपके सामने मैं रखूंगा। तो यदि मेरा लेक्चर आपको सही समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे लेक्चर को लाइक जरूर करिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।